गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। और आज हम लोग करेंट के साथ साथ भारतीय जो हमारी राज्य व्यवस्था होती है, भारतीय राज्य व्यवस्था के एक हम लोग टॉपिक देखेंगे। और यह टॉपिक हमारा है भारत के लोकपाल। चूँकि हम सभी को पता है जब हम लोकपाल की बात करते हैं तो लोकपाल एक ऐसा शब्द है जो कि पहले तो बहुत ज़्यादा भारत के हर नागरिकों के विचार में और हर नागरिकों को दिमाग में वर्ड नहीं आती थी। लेकिन जब आप देखेंगे कि 2013 में जब अन्ना हजारे का आंदोलन होता है जन लोकपाल को लेकर के, दिल्ली के रामलीला मैदान में जब आंदोलन होती है, तो उसके बाद भारत के हर नागरिकों, भारत के हर व्यक्तियों के दिमाग में कहीं ना कहीं लोकपाल जैसे जो शब्द रहे हैं, ये लोकपाल जैसे शब्द कहीं ना कहीं दिमाग में होंड करना शुरू कर दिया है। तो आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को ही देखेंगे और वह टॉपिक हमारा है भारत के लोकपाल। यानी एक लोकपाल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ डिस्कस ये देखेंगे कि नए लोकपाल हमारे देश में बने हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इनसे अवगत करा देता हूं, उसके बाद इस टॉपिक को हम लोग बृहद पैमाने पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि लोकपाल हमारा एक गैर संवैधानिक निकाय, एक संस्था का श्रेणी में आता है। ऐसे इस पर भी हम डिस्कस करेंगे क्या क्या कौन कौन से ऐसी संस्थाएँ हैं जो हमारा गैर संवैधानिक निकाय के श्रेणी में आता है। तो नमस्कार, अगेन मैं आप सभी को स्वागत करता हूं और आज हमारा टॉपिक है भारत के लोकपाल। मेरे प्यारे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो आपके फिगर में सामने दिख रहे हैं, यह हैं भारत के नए लोकपाल। अभी इनका आप देखेंगे तो 27 फरवरी, याद रखिएगा, अभी तत्काल की मैं बात कर रहा हूं, तो अभी आप देखेंगे 27 फरवरी 2024, याद रखेंगे 27 फरवरी 2024 को भारत के महामहिम हमारे राष्ट्रपति जी जो हैं, और राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं, वो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा अभी भारत के नए लोकपाल जो हैं वह 27 फरवरी 2024 को नियुक्त किए गए हैं। यह जो भारत के नए लोकपाल बने, इनका नाम है अजय मानिकराव खानविलकर। ध्यान देंगे, यहाँ पर देखिए नाम है अजय मानिकराव खानविलकर जी। यह एक्चुअली पूर्व कह सकते हैं, यह पूर्व हमारा सर्वोच्च जो न्यायालय है, यह सर्वोच्च न्यायालय के यह न्यायाधीश रह चुके हैं। ध्यान देंगे, तो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ये रह चुके हैं। और अभी ये भारत के दूसरे, ये भी याद रखेंगे, यह अभी वर्तमान में देखेंगे तो भारत के दूसरे ये लोकपाल अभी इनको नियुक्त किया गया है। यानी अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जब ये भारत के दूसरे लोकपाल हैं तो आखिर प्रथम लोकपाल कौन थे, पहली क्वेश्चन होगी। तो पहले तो आप याद रखेंगे कि अजय मानिकराव खानविलकर जो हैं यह भारत के दूसरे लोकपाल हैं और इनकी नियुक्ति 27 फरवरी को हुआ है। अर्थात आगे 27 फरवरी 2029 तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि भारत में लोकपाल की जो नियुक्ति होती है और इनका जो टोटल अवधि होता है, यानी इनकी जो ड्यूरेशन होती है, यह ड्यूरेशन 5 साल के लिए इनकी नियुक्त किया जाता है। यानी 27 फरवरी 2024 को यदि इन्होंने नियुक्त हुए हैं तो 27, 24 और 5 हो जाएगा 29, यानी अगले 27 फरवरी 2029 तक यह जो होंगे इन्हें इस पद पर बने रहेंगे। हाँ, इससे पहले भी हम कह सकते हैं कि भारत के जो लोकपाल होंगे राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंप सकते हैं और त्याग पत्र सौंप करके यह अपने पोस्ट को, अपने पद को कहीं ना कहीं खाली कर सकते हैं। इसके लिए यह स्वतंत्र है। क्लियर हो गई? तो यह हुए भारत के दूसरे लोकपाल, यह जो कि 27 फरवरी 2024 की इनकी नियुक्ति हुई है। अब बात हम लोग आगे की करेंगे। अगले आप देखेंगे तो अगला जो ये आपको फोटो दिख रहे हैं, फोटो में दिख रहे हैं, यह हैं भारत के प्रथम लोकपाल। ध्यान देंगे, ये हैं भारत के प्रथम लोकपाल। ठीक है, तो प्रथम लोकपाल जो है भारत का, इनकी जो नियुक्ति हुआ था, इनकी नियुक्ति हुई थी, ध्यान देंगे, इनकी नियुक्ति जो हुई थी यह आप देखेंगे तो 2019, यानी हम कहेंगे कि 19 मार्च, ध्यान देंगे 19 मार्च 2019 को भारत में प्रथम लोकपाल की नियुक्ति हुई थी। और इनका पूरा नाम आप देखेंगे तो पीसी घोष आता है, पीसी घोष, अर्थात कहेंगे इनका पूरा नाम जो है वो पिनाकी चंद्र घोष है। ध्यान देंगे, पिनाकी चंद्र घोष यह भारत के पहले लोकपाल रह चुके हैं, जो कि यह जैसे ही रिटायर्ड हुए, माइनस की बात 2019, तो 19 प्लस 5 जोड़ेंगे तो 2024 होगा और 2024 में ये रिटायर्ड हो जाते हैं। और रिटायर्ड होने के बाद लोकपाल का जो पद था भारत में यह कहीं न कहीं खाली थी। और इसी के साथ भारत सरकार यानी भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा नए लोकपाल का गठन किया और नए लोकपाल हमारे खानविलकर साहब बन चुके हैं। अब थोड़ा मैं बता दूं कि जब हम लोकपाल की बात करते हैं, एक चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा कि जब हम लोकपाल की बात करते हैं
तो सबसे पहले आप याद रखिए कि लोकपाल जो हमारा है यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। क्या है? एक गैर संवैधानिक हमारा एक निकाय है। अब इसको हम गैर संवैधानिक निकाय क्यों कहते हैं? गैर संवैधानिक निकाय यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल आप बॉडी कहेंगे इन इंग्लिश, आप कहेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आप कहेंगे। इसलिए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है क्योंकि लोकपाल, लोकायुक्त, जन लोकपाल, ये सभी जो ऐसे शब्द हैं इनका प्रयोग भारत के संविधान में कहीं वर्णन नहीं मिलता है। अर्थात भारत के संविधान के, चाहे मैं बात करता हूँ अनुच्छेदों की, भागों की, अनुसूचियों की, तो देश के संविधान के कोई ऐसा पार्ट नहीं मिलता है जहाँ पर लोकपाल जैसे शब्द हमें देखने को मिलता है, उसका वर्णन मिलता है। और इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि चाहे वो हमारा लोकपाल हो या लोकायुक्ता हो, ये दोनों के दोनों जो संस्थाएं हैं, यह संस्थाएं देश में तो काम करती है। खासतौर पे इनको आप कह सकते हैं कि यह हमारा एंटी करप्शन एक संस्था काम करती है। यानी जो हमारे यहाँ भ्रष्टाचार होता है, सिस्टम में भ्रष्टाचार होता है, मंत्रालय में जो भ्रष्टाचार होता है, ऑफिसों में जो भ्रष्टाचार होता है, इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक तरह से कह सकते हैं बहुत बड़ी कदम उठाई गई है और उस कदम को नाम लोकपाल है। मेरे प्यारे, मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं कि भारत में लोकपाल की यदि शुरुआत देखें तो अभी तत्काल में बात करूं तो ये लोकपाल सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में ये जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ है, यदि मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा फेमस आपको हुआ 2013 का। ठीक है, यानी जब 2013 में देखेंगे तो उस समय अन्ना हजारे जी का याद रखेंगे, अन्ना हजारे जो थे, अन्ना हजारे का एक आंदोलन शुरू होता है। और यह आंदोलन जो शुरू हुई थी, यह आंदोलन दिल्ली के रामलीला मैदान में हुआ था, जिसमें अरविंद केजरीवाल की बात करेंगे, योगेंद्र यादव के नाम आपने सुना होगा, है ना। उसके बाद मनीष सिसोदिया का नाम आपने सुना होगा, पूर्व या उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं दिल्ली का। तो ये सभी जो राजनीति के रूप में या आम आदमी पार्टी की यदि बात करें, ये सभी इसी आंदोलन से निकल करके आते हैं और एक नया पार्टी भारत में एक कह सकते हैं कि एक राजनीति पार्टी के रूप में ये सब उभर के आते हैं और देश में राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं। यह वही दौर है जब 2013 में रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के आंदोलन में आप देखेंगे बाबा रामदेव भी आते हैं और बाबा रामदेव अपने समर्थकों के साथ रामलीला मैदान में रात्रि को विश्राम कर रहे थे। यानी कह सकते हैं कि शांति आंदोलन में वो कहीं ना कहीं भाग लिए थे। और उसी रात में जब दिल्ली पुलिस, क्योंकि उस समय दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थी उनका नाम था शीला दीक्षित, स्वर्गीय अब हो चुकी हैं, अब रही नहीं, तो स्वर्गीय शीला दीक्षित जो थी उस समय दिल्ली के वो मुख्यमंत्री थी। और रात में जब बाबा रामदेव अपने समर्थकों के साथ देखेंगे कि जब रामलीला मैदान में वो विश्राम कर रहे थे शांति पर, चूंकि आपको पता है इस पर भी मैं थोड़ा संवैधानिक गतिविधियों को बता दूं, तो उसी दौरान दिल्ली की जो पुलिस थी रात्रि को लगभग 12 बजे रात्रि माना जाता है कि रामलीला मैदान में बाबा रामदेव को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जो होती है वो रामलीला मैदान में प्रवेश करती है। और जैसे प्रवेश करती है तो कहीं ना कहीं हड़कंप मचता है, भगदड़ मचता है, लोग भागते हैं अरेस्ट के डर से। और उसमें बाबा रामदेव जो है रात्रि में सलवार समीज पहन करके गायब हो जाते हैं। अर्थात अब पर प्रश्न बनता है कि बाबा रामदेव को उतनी रात्रि में सलवार समीज दिया कौन भाई? वो सलवार समीज पहन कर रात में गायब हो जाते हैं। तो ये तो प्रश्न सबके पास हुआ, क्योंकि वहाँ पर सारे लोग हैं, आंदोलन में है, तो उनको सलवार समीज कौन पहनाया इतना जल्द। दूसरी बात होती है कि जैसे सुबह होता है तो बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाते हैं कि हम तो शांति से आंदोलन कर रहे थे, शांति से सोए हुए थे, विश्राम कर रहे थे, क्या भारत के संविधान में हमारा मौलिक अधिकार जो होती है क्या सोने का अधिकार नहीं है? तो इस आधार पर जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में जैसे हमें राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, और इसको लेकर के भारत के संविधान के अनुच्छेद यदि आप 21 को देखते हैं तो अनुच्छेद 21 के माध्यम से कहीं ना कहीं बाबा रामदेव जो थे इस अधिकार की मांग किए। इसी में सर्वोच्च न्यायालय जो थी भारत के हर नागरिकों को एक मानवाधिकार कह सकते हैं, जो हर मानव के एक अधिकार होता है, इस मानवाधिकार के अंतर्गत सोने का जो अधिकार होता है, जिसको आप बोल सकते हो राइट टू स्लीप, याद रखेंगे, राइट टू स्लीप यानी सोने का अधिकार जो है यह सर्वोच्च न्यायालय हमें देता है। 2013 में बाबा रामदेव जब सलवार समीज पहन करके गायब होते हैं और जब सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं, और इस तरह से हमें रात्रि के 10 PM से लेकर के सुबह के 6 AM तक हमें पूर्ण रूप से सोने का अधिकार है। इसमें यदि कोई भी इसके अगेंस्ट किसी भी प्रकार के घटनाओं का अंजाम देता है या हमारे नींद को हनन करता है तो भैया हमें मानवाधिकार के रूपों को हम कोर्ट में रख भी सकते हैं। तो हमें सोने का अधिकार रात्रि के 10 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक हमें अधिकार मिले। क्लियर हो गई? तो ये आप भी याद रखेंगे, बाबा रामदेव का और अन्ना हजारे का आंदोलन नहीं हुए होते तो आपको सोने का अधिकार भी पता नहीं हुआ होता। दूसरी बात आते हैं तो अब अन्ना हजारे के आंदोलन में कहीं ना कहीं लोकपाल
जन लोकपाल और लोकायुक्त जैसी जो चीज़ें थी वो पूरे देश के जन जन नागरिकों तक पहुंचना शुरू होता है। अब देखेंगे कि जो हमारा लोकपाल है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोकपाल जो है एक हमारा गैर संवैधानिक निकाय है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि आखिर गैर संवैधानिक निकाय है कौन कौन। गैर संवैधानिक जो हमारी निकाय होती है वो गैर संवैधानिक निकाय है कौन कौन, थोड़ा इसके बारे में मैं आपको चर्चा करूँ। तो भारत में गैर संवैधानिक जो निकाय की संख्या है उनका थोड़ा आप एक बार याद कर लें। तो जैसे मान लिया जाए कि हमारा योजना आयोग पहले था, ठीक है, अब तो योजना आयोग हमारे यहाँ रहा नहीं, बल्कि योजना आयोग को अब रिप्लेस कर दिए हैं और अब हमारे यहाँ नीति आयोग बन गई है, ठीक है। यानी नीति आयोग जो है ये हमारा गैर संवैधानिक निकाय है। उसके बाद देखेंगे तो हमारे यहाँ पहले राष्ट्रीय विकास परिषद होती थी। तो राष्ट्रीय जो विकास परिषद होती है वो विकास परिषद को अब जो है कहीं ना कहीं नीति आयोग में मिला दिया गया है, यानी ए। उसके अलावे यदि देखते हैं तो जैसे हम लोकपाल की बात कर रहे हैं तो चाहे वो लोकपाल होता है या आप कह सकते हैं लोकायुक्ता होता है, लोकायुक्त की बात कर सकते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ CBI होता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आपने सुना होगा। एक CVC होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है, सतर्कता आयोग आपने नाम सुना होगा। जैसे हमारे यहाँ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का नाम सुना होगा, हमारे यहाँ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है, हमारे यहाँ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होता है, हमारे यहाँ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होता है। तो ये सारे के सारे जो संस्थाएं हैं ये सभी संस्थाओं को भारत में गैर संवैधानिक निकाय माना जाता है, क्योंकि भारत के संविधान में इनका कहीं भी कोई चर्चा नहीं मिलती है। मीनिंग क्लियर हो गई, सभी को समझ में आ रही है ना। क्योंकि भारत के संविधान में कोई ऐसा आर्टिकल, कोई ऐसा अनुच्छेद, कोई ऐसा सूची अनुसूची के साथ साथ का कोई ऐसा भाग नहीं है जहां पर इस सभी को चर्चा की गई है। अर्थात देश के संविधान लागू होने के बाद जिस तरह से हमें ज़रूरत पड़ी, ज़रूरत के मुताबिक हमने ऐसे संस्थाओं का गठन करना शुरू कर दिया। अब जैसे मान लिया लोकपाल की यदि बात करें तो हमारा लोकपाल जो है, लोकपाल हमारा राष्ट्रीय स्तर पर कह सकते हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय स्तर पर यानी केंद्रीय कह सकते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो भ्रष्टाचार होती है, भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए राष्ट्रपति जी के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। वहीं यदि लोकायुक्त की बात करें तो ये हमारा राज्य जो सरकार होती है, यह राज्य सरकार इनकी नियुक्ति करती है। राज्यों के जो भी कर्मचारी होते हैं उन पर भ्रष्टाचार जैसे नीतियों को जांच करने के लिए तथा उन्हें दंड देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब हम आगे आते हैं। तो चूंकि अभी हम बात कर रहे थे पिनाकी चंद्र घोष को, तो चूंकि देखा जाए तो भारत में जब हम लोकपाल की बात करेंगे तो भारत में याद रखना, भारत के अलावे हम देखें तो इसके अंतर्गत जो होता है, जो भी हमारा केंद्रीय जो कर्मचारी होते हैं, याद रखेंगे केंद्रीय जो हमारे यहाँ कर्मचारी होते हैं, और कर्मचारी के साथ साथ और मैं ऐड करूँगा तो कर्मचारी में यदि देखा जाए तो चाहे हम ग्रुप की बात करें तो हमारे यहाँ कर्मचारी ग्रुप A होते हैं, ग्रुप B होते हैं, ग्रुप C होते हैं, ग्रुप D होते हैं। यानी ये सभी की जांच जो होती है, इनकी जांच हमारा जो भारत का लोकपाल जो होगी, लोकपाल के जांच के दायरे में ये चारों आ सकते हैं। ग्रुप चारों जो A B C D जो हमारा कर्मचारी होते हैं, केंद्रीय कर्मचारी, इनकी जो जांच होगी वो लोकपाल के दायरे में होगी यदि उन पे किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार जैसे आरोप लगते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि यह एक एंटी करप्शन लॉ है। ध्यान देंगे हमारा लोकपाल क्या है, तो लोकपाल हम कह सकते हैं कि लोकपाल हमारा एक एंटी करप्शन लॉ है ना। ये भी याद करेंगे, एंटी करप्शन हमारा लॉ है जिसे हम लोकपाल कहते हैं। अब देखेंगे इसके अलावा यदि हम बात करें तो भारत का जो हमारा प्रधानमंत्री होगा, हमारा राज्यों के जो मुख्यमंत्री होगा, इनकी भी जांच जो होती है वह लोकपाल के दायरे में आता है। अब प्रश्न होता है कि सर ये लोकपाल का कंसेप्ट आया कहाँ से। तो देखो यदि हम इसकी इतिहासों की बात करें तो लोकपाल की इतिहास बाबू आप लोग याद रखना कि पहली बार 1809 की बात करेंगे, ठीक है। यानी थोड़ा सा इसको हम लंबी इतिहास शॉर्ट में भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो यदि हम हिस्ट्री की बात करें या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की यदि हम बात करें तो कह सकते हैं कि जब हम लोकपाल की बात करते हैं तो ये जो हम लोकपाल की बात कर रहे हैं, ये लोकपाल का इतिहास देखेंगे तो इसकी शुरुआत होती है स्वीडन से। कहाँ से? स्वीडन से। स्वीडन जो है, स्वीडन के बारे में आपको जानते होंगे। स्वीडन क्या है? तो स्वीडन एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है। ध्यान देंगे, स्वीडन एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है और यह स्कैंडिनेवियन कंट्री जो है इसी के द्वारा सबसे पहली बार स्वीडन के द्वारा 1809 ईस्वी में कह सकते हैं कि इन्होंने एक ओम्बुड्समैन शब्द का यूज़ किया। ओम्बुड्समैन
मैन शब्द का यूटिलाइज किया। ओम्बुड्समैन का मतलब होता है कि एक ऐसा कानून जो करप्शन के अगेंस्ट होता है, यानी कह सकते एंटी करप्शन कानून होते हैं। तो इसको लेकर के 1809 में आप देखेंगे तो सबसे पहली बार स्वीडन इसका उपयोग करता है। और स्वीडन के उपयोग करने के बाद उसके बाद देखेंगे तो 1962 में यदि देखें तो 1962 में चाहे नॉर्वे की हम बात करें या हम कह सकते हैं न्यूजीलैंड की हम बात करें, तो जो न्यूजीलैंड और नॉर्वे ऐसे राष्ट्र जो हुए, ये राष्ट्र भी 1962 में देखिएगा तो इन्होंने ओम्बुड्समैन शब्द का यूटिलाइज किया। अर्थात कह सकते हैं कि पहली बार जब हम लोकपाल की बात करेंगे तो लोकपाल की शुरुआत जो होती है स्वीडन ऐसे देश से होता है। और यहाँ पर स्वीडिश जो भाषा है, जो ओम्बुड्समैन है, एक याद रखिएगा कि एक हमारा स्वीडिश लैंग्वेज है, ठीक है, यानी स्वीडिश लैंग्वेज से इसको कहीं ना कहीं शुरुआत मानी जाती है और स्वीडन की भाषा से इसको शुरू किया जाता है लोकपाल। और इस तरह से 1809 में शुरू होता है, 1962 में नॉर्वे, न्यूजीलैंड, तो ये सभी राष्ट्रों जो हैं धीरे धीरे जो करप्शन होती थी तो करप्शन को कंट्रोल करने के लिए एक एंटी करप्शन नियम के रूप में या लॉ के रूप में ये सभी राष्ट्रों ने अपने यहाँ स्वीकृति दे देता है। मैंने क्लियर हो गई। अब होता है कि यदि हम इस लोकपाल को हम भारत की बात करें तो याद रखना कि भारत में इसकी जो शुरुआत होती है पहली बार 1960 यानी 1962 में बात करें तो 1962 में भारत में एक एडवोकेट हुआ करते थे नामी, उनका नाम था अशोक कुमार सिन्हा। याद रखेंगे, यानी मेरा ही नाम याद रखेंगे, ठीक है, मेरे नाम से भी आप याद कर सकते हैं भारत में लोकपाल का कंसेप्ट शुरू कहाँ से हुआ था। तो पहली बार लोकपाल का 1962 में मांग किया गया था और मांग जो करने वाले थे वो एक वकील थे, एडवोकेट थे, अधिवक्ता थे, जिनका नाम था अशोक कुमार सिन्हा, ठीक है। तो अशोक कुमार सिन्हा जी जो थे इन्होंने पहली बार 1962 में इसकी मांग करते हैं। उसके बाद आप देखिएगा तो 1966 में हमारे यहाँ प्रथम प्रशासनिक आयोग बना था। तो प्रथम प्रशासनिक जो आयोग बनी थी, ये प्रशासनिक आयोग ने भी इस बातों को मजबूती से रखा था कि भारत में जो करप्शन होता है, करप्शन को नियंत्रण करने के लिए, कर्मचारियों पर करप्शन पर नियंत्रण करने के लिए एक संस्था का गठन होना चाहिए, यानी लोकपाल की इन्होंने चर्चा किया था। लेकिन याद रखना मुख्य रूप से भारत में 1967 में पहली बार हम कह सकते हैं, चाहे वो लोकपाल हो, ध्यान देंगे, चाहे वो लोकपाल हो या हम कह सकते हैं लोकायुक्त हो, ठीक है, लोकयुक्त हो, ये दोनों शब्द जो थे, दोनों शब्दों का प्रयोग भारत में पहली बार यदि किसी इंसान ने इस्तेमाल किया, इस शब्द को पहली बार कोई यूज किया, तो हम कह सकते हैं पहली बार प्रयोग करने वाला कोई व्यक्ति बना तो उस व्यक्ति का नाम था LM सिंघवी, यानी लक्ष्मी मल सिंघवी के नाम आपने सुना होगा। तो लक्ष्मी मल सिंघवी जो थे, ये लक्ष्मी मल सिंघवी ने पहली बार लोकपाल तथा लोकयुक्त जैसे शब्द जो थे इसका इन्होंने भारत में यूटिलाइज किया, भारत में यूज किया। और इस तरह से देख सकते हैं कि 1967 से ये लोकसभा में बिल आई थी। ये लोकपाल जो बिल था 1967 में, इसे लोकसभा में लाया गया, लेकिन लोकसभा को भंग हो जाने के कारण यह बिल पारित नहीं हुआ। और उस समय से लगातार 1967 से अभी तक यदि बात करें तो भारत में लोकपाल का जो एक लंबी इतिहास रही है, ये लोकपाल की इतिहास और लोकपाल की जो डिमांड रहा है, यह डिमांड कहीं ना कहीं एक लंबे समय से आ रहा था, जिसकी पूर्ण रूप से हमने देखा कि फाइनली 2019 में लोकपाल का गठन होता है, जिसमें पिनाकी चंद्र घोष जी को बनाया जाता है। अब होता है कि आखिर लोकपाल का मतलब सर क्या होता है, तो देखिए जब हम लोकपाल की बात करें तो यहाँ पर दो आपको वर्ड दिख रहा है, एक आपके पास है लोक और प्लस एक है पाल, ठीक है। यानी ये लोकपाल हमने क्या बताया कि लोकपाल जो है इसका यूज करने वाला पहला जो व्यक्ति था उसका नाम था लक्ष्मीमल सिंघवी। और लोकपाल हमारा एक संस्कृत से लिया गया। यदि हम इस वर्ड की बात करें तो संस्कृत जो हमारा शब्द होता है, संस्कृत शब्द से हमारा लोकपाल लिया गया है। लेकिन ओम्बुड्समैन की बात करें तो ये स्वीडिश भाषा यानी स्वीडन से लिया गया है। तो दोनों चीज़ों को टर्म याद रखना है। यदि वर्ल्ड में पूछता है तो वर्ल्ड में आपका इसका आंसर जो हो जाएगा कि स्वीडन की भाषा है। यदि इंडिया में पूछता है तो बताइएगा कि ये संस्कृत से लिया गया वर्ड है, क्योंकि लोक का मतलब होता है बाबू लोग, पीपल, ठीक है, और पाल का मतलब होता है केयर टेकर। क्लियर हुआ, केयर टेकर अर्थात जो जनता की हम बात कर रहे हैं, अर्थात जो जनता को किसी भी प्रकार से करप्शन से नियंत्रण करता है, करप्शन से उसे सुरक्षा प्रदान करता है, वैसी संस्था को नाम दिया गया लोकपाल। तो यह कंसेप्ट भारत में पहली बार इसको जो क्वाइन किया गया था, यूटिलाइज किया गया था, वो लक्ष्मीमल सिंघवी जी के द्वारा की गई थी। और इस तरह से भारत में अभी लोकपाल जैसी संस्था जो है यह मुख्य रूप से काम कर रही है।
थोड़ा सा और मैं आपको ब्रीफिंग कर देता हूँ, क्योंकि आगे की जब हम लोग को क्लासेस होगी तो सारे क्लासेस में हम लोग काफ़ी डेप्थ में डिस्कशन करेंगे। वैसे डिस्कशन करेंगे, आप लोग बहुत जगह जीएस पढ़े होंगे, लेकिन जीवन में पहली बार आपको ये महसूस होगा कि पॉलिटी क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, या दुनिया के जो हमने अभी तक पढ़ा है ऊपर ऊपर, क्या ऊपर ऊपर ही पढ़ाई होती है या डेप्थ क्या होता है, वो आपको आगे समझ में आएगी। तो अब यदि देखा जाए, मैं लोकपाल की जो बात कर रहा हूँ, तो भारत में जब हम लोकपाल की बात करेंगे तो भारत में लोकपाल, सबसे पहले जो लोकपाल की हमारी नियुक्ति होती है, ये लोकपाल की नियुक्ति किसके तहत होती है? तो याद रखिएगा, लोकपाल की जो हमारे यहाँ नियुक्ति होती है, इसके लिए एक हमारे यहाँ लोकपाल सिलेक्शन कमेटी होता है। ध्यान देंगे, लोकपाल सिलेक्शन एक हमारे यहाँ कमेटी होती है। ये लोकपाल सिलेक्शन जो कमेटी होती है, इसका जो हेड होता है, यानी इसका जो कह सकते हैं मुख्य होता है, तो हेडेड बाय, यानी इसका प्रमुख जो होता है वो देश का प्राइम मिनिस्टर होता है। मीनिंग क्लियर हुआ? यानी देश के प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वह भारत में लोकपाल एक समिति जो बनती है, जिसके द्वारा भारत में लोकपाल की नियुक्ति होती है, तो इनका जो होता है हेड जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। अब उसके अलावे यदि देखा जाए तो लोकपाल जो हमारे यहाँ नियुक्त होता है, तो देश में लोकपाल की नियुक्ति हेतु, लोकपाल की जो नियुक्ति होता है, नियुक्ति हेतु हमारा जो सिलेक्शन कमेटी होता है, इस सिलेक्शन कमेटी में मुख्य रूप से देखेंगे तो टोटल 5 मेंबर आपको दिखेंगे। पहला देखिएगा तो पहला देश का प्राइम मिनिस्टर होता है। दूसरा की यदि बात करें तो हमारा स्पीकर ऑफ लोकसभा रहेंगे। कौन रहेंगे? स्पीकर ऑफ लोकसभा रहेंगे। ठीक है, यानी लोकसभा के स्पीकर जो होंगे वो रहेंगे। तीसरा जो इसमें नाम आएगा वह CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। चौथी यदि बात करें तो इसमें हमारा लीडर ऑफ ऑपोजिशन याद रखेंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, यानी लोकसभा में विपक्ष के जो नेता होंगे वो। और अंतिम जो होगा कह सकते हैं एक रिनाउंड, एक हमारा रिनाउंड ज्यूरिस्ट होगा। और रिनाउंड ज्यूरिस्ट के अपॉइंट जो होगा तो रिनाउंड ज्यूरिस्ट बाई प्रेसिडेंट कहेंगे, यानी देश के राष्ट्रपति के द्वारा एक न्यायविद इसमें रहेंगे, अपॉइंट किए जाएंगे। ये 5 लोग मिल करके देश के लोकपाल की मुख्य रूप से नियुक्ति करते हैं। अब बहुत इसमें खुशी की बात है, थोड़ा आप इसको जानने की कोशिश करिएगा कि भारत में जो लोकपाल की जो गठन होता है, इसमें जो 5 मेंबर मिलकर के लोकपाल का गठन जो करते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो पावरफुल व्यक्ति होता है, उस पावरफुल व्यक्ति का मैं नाम बता दूं, उस व्यक्ति का नाम होता है लोकसभा में विपक्ष का नेता। इसलिए यहाँ पर मैं स्टार मारा क्योंकि जो लोकसभा का जो विपक्ष का नेता होता है, इनके पास बाबू लोग वीटो पावर होता है। क्या होता है? इनके पास वीटो पावर होता है। अर्थात कह सकते हैं कि ये जो 4 लोग हैं, प्रधानमंत्री है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और रिनाउंड ज्यूरिस्ट, ये चारों एक तरफ, और केवल जो हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा जो है, ये यदि कह दिया कि नहीं ये व्यक्ति जो है भारत का लोकपाल नहीं बन सकता, तो कन्फर्म नहीं बन सकता। यानी भारत में लोकपाल के गठन करने में सबसे बड़ा यदि किसी का हाथ होता है तो उस व्यक्ति का नाम है कि वह लोकसभा के कह सकते विपक्ष का नेता होता है। तो इस प्रकार आज के डेट में भारत में विपक्ष का जो नेता है वह अभी वर्तमान में देखेंगे तो वह है आपको राहुल गांधी जी। ठीक है, तो इस तरह से इनके पास वीटो पावर होती है। अब जो हमारी लोकपाल की जो नियुक्ति होती है, इनकी नियुक्ति में एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें एक तो हमारा अध्यक्ष होता है, बहुत अच्छी बात है, जैसे मानिक राव जी हमारे बने। तो अध्यक्ष के अलावे यानी अतिरिक्त की यदि बात करें तो इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो इसके अतिरिक्त 8 और सदस्य होते हैं। ठीक है, 8 और सदस्य होते हैं। और इस 8 सदस्य में याद रखिएगा कि आपको 50% जो होगा वह 50% जो सदस्य होंगे वो न्यायिक प्रक्रिया से आएंगे, यानी न्यायिक ज्ञान रखेंगे। और जो 50% अब बच गया, तो 50% में से याद रखिएगा कि लगभग 3.33% यदि देखेंगे तो यह जो मेंबर होंगे यह हमारा डिप्राइड यानी SC से आएंगे, ST से आएंगे, OBC से मेंबर आएंगे, या कह सकते हैं इसमें विमेन की हम बात करें महिला से आएंगे। यानी इसमें ओवरऑल यदि देखा जाए तो 33% जो हमारा सीट होता है या 33.33% देखिएगा तो ये जो सीट होती है यह खास तौर पर
SC ST OBC या कह सकते हैं महिला प्रतिनिधि को इसमें नियुक्त किया जाता है, क्योंकि यह संस्था एक ऐसी संस्था के रूप में काम करेगी जहां पर यह मान के चलना है कि किसी भी प्रकार का कोई अनियमितता नहीं होनी चाहिए, और इसको लेकर के इस संस्था का मुख्य रूप से एक न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से कह सकते हैं इसको स्थापना किया। इस तरह से हम अपने भाषा में यदि कहें तो हम कह सकते हैं कि यह संस्था एक अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में भी काम करती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे यहाँ जो होता है, अब ये जो अध्यक्ष या जो ऑल जो हमारे सदस्य होते हैं, इनकी जो नियुक्ति होता है, इनकी नियुक्ति मुख्य रूप से आप देखिएगा तो 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, यानी 5 साल के लिए इनकी नियुक्ति होता है। और इस तरह से लोकपाल का कार्य है, मुख्य रूप से यदि देखेंगे तो इनका मुख्य जो कार्य है, भारत के केंद्रीय जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो ग्रुप ए के हैं, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के साथ साथ चाहे प्रधानमंत्री हो या देश का किसी राज्यों का मुख्यमंत्री हो, यदि इन पर किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से संबंधित यदि कोई आरोप लगाए जाते हैं तो सभी आरोपों को ये जांच करता है तथा दंड देने वाली एक तरह से कह सकते हैं संस्था है। तो इस तरह से भारत में एक लंबे समय के बाद एक संस्था का निर्माण किया गया और उस संस्था का नाम है लोकपाल। इससे और हम लोग बृहद पैमाने पर आगे की क्लासेज में देखेंगे। खासतौर पे हमारा पीटी और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारा करेंट अफेयर के तो टॉपिक हैं ही है, साथ ही साथ भारतीय राज्य व्यवस्था का भी टॉपिक है। तो ऐसे परिस्थितियों में हमें दोनों सब्जेक्ट को कवर करती है। तो फिर इसको हम लोग अगले क्लास में और डेप्थ देखेंगे। तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं।